क्या लाइव कनेक्ट कर रहे हैं क्या आप? एक सेकेंड। साउंड चेक ओके, थैंक यू। तो हेलो बायोबन परिंदो, कैसे हो आप लोग? क्लास 12th वाले बच्चे, थोड़ा सा मैं उदास हूँ, है ना, ये देखो, क्योंकि जीव और समष्टियाँ को मैं कंटिन्यू लेक्चर नहीं ले पा रहा हूँ, थोड़ा सा बिजी हो गया था यार, है ना, क्योंकि क्लास 12th के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और इसके बाद नए टीचर्स आ रहे हैं लगातार, आप लोग देख रहे हैं, उन टीचर्स को हायर करना, उनके बारे में बताना, सारी चीज़ों के बारे में, है ना। एक नया सेटअप पे हम लोग आए थे, एक नया स्टूडियो तैयार हो रहा है, तो उसमें भी थोड़ा सा काम वक्त लग जाता है ना, लेकिन फिर भी मैंने कंटिन्यू पढ़ाया, बस थोड़ा सा लेट हूँ, लेकिन मैं कंप्लीट करवा दूंगा पेपर के पहले पहले, ठीक है। चलिए बिना देर किए हुए आज हम लोग पढ़ते हैं, जो जीव और समष्टियाँ पढ़ रहे थे उसका भाग 6 है ना, भाग 5 तक हम लोगों ने पढ़ लिया है, और उसके सारे वीडियोज ना चैनल की प्लेलिस्ट पर अपलोड है ना। भाग 5 में हम लोग क्या पढ़ रहे थे? भाग 5 में बेसिकली हम लोगों ने पढ़ा है मृदा के बारे में, शैल के बारे में, ठीक है। सब कुछ पढ़ा, सब कुछ समझा, बताओ वहां में उसमें कुछ भी ना समझ में आया हो तो दिक्कत बताओ। हम लोग पढ़ रहे थे पर्यावरण के अजैविक कारकों के बारे में, ठीक है, कि पर्यावरण के अजैविक कारक कितने प्रकार के होते हैं, कैसे वो प्रभाव डालते हैं। अब हम लोग क्या पढ़ेंगे? अब हमारी नई हेडिंग बनेगी जो एनसीईआरटी की है, वो है कि अजैवीय कारकों के प्रति अनुक्रियाएं, ठीक है। क्या है? अजैवीय कारकों के प्रति अनुक्रियाएं, ठीक है। अब हम लोग ये पढ़ेंगे कि जो अजैविक कारक है, अजैविक कारक जैसे आपके हो गए, जैसे आपका तापमान हो गया, जल हो गया, मृदा हो गया, ठीक है, तापमान हो गया, जल हो गया, मृदा हो गया, प्रकाश हो गया, ये सब क्या थे? अजैविक कारक। कौन से पढ़ाए थे पहले? जल, है ना, प्रकाश, तापमान, मृदा, इन सब के बारे में पढ़े थे ना, पढ़े थे ना। इनसे ये पढ़ना है कि अजैविक कारकों के प्रति जीवों में क्या अनुक्रियाएं होती हैं, हम लोग ये पढ़ेंगे। समझ लो, समझ लो, बहुत इंटरेस्टिंग सा चैप्टर है, ठीक है, बहुत इंटरेस्टिंग सा। इससे इंटरेस्टिंग चैप्टर मुझे नहीं लगता कहीं पे मिल सकता है, ठीक है। इससे इंटरेस्टिंग चैप्टर ना मुझे नहीं लगता कहीं मिल सकता है ना। तो जैसे जैसे देखो, समझना, समझाने के वाला हूं। जैसे मैं ये कहने वाला हूं, मैं जैकेट क्यों पहना हूं? क्योंकि जो बाहर का तापमान है, जो बाह्य टेम्परेचर है, समझना, बाह्य टेम्परेचर है वो क्या है? ठंडी है, मैंने जैकेट पहन लिया। लेकिन मेरे शरीर का तापमान, जो आंतरिक तापमान है, आंतरिक स्तर का जो आंतरिक तापमान है, क्या वो घट बढ़ रहा है? आंतरिक स्तर का तापमान क्या घट बढ़ रहा है? मनुष्य के शरीर का तापमान कितना होता है? 30 डिग्री सेल्सियस होता है, ठीक है, उसे रख दीजिए। 30 डिग्री सेल्सियस होता है। क्या 30 डिग्री सेल्सियस से तापमान बढ़ रहा है? ज्यादा ठंडी पड़ गई तो मेरा शरीर ठंडा पड़ गया, वो मतलब 30 से आ गया 5 डिग्री सेंटीग्रेड पे आ गया, सेल्सियस पे आ गया। बहुत गर्मी पड़ गई, शरीर गर्म हो गया? नहीं ना। शरीर क्या होता है? एक स्थान पर टेम्परेचर में एक स्थान पर निश्चित रहता है। एक आपके एनसीईआरटी में डायग्राम दे रखा है इसी का, अजैविक कारकों के प्रति अनुक्रियाओं का, देखना, ठीक है, बस एक मिनट रुकिएगा। एक एनसीईआरटी ने आपके लिए एक डायग्राम देकर के रखा है, ठीक है। जैसे समझो ना, बड़े प्यार से समझो, यही चीज को समझने वाली बात है। जो जैसे कि ठंडी आ गई तो मैं जैकेट क्यों पहन लिया? क्या मेरे शरीर ने अपना टेम्परेचर बदला? यानी कि हम एक तरह से बोल सकते हैं ना कि हमारे शरीर के अंदर एक आंतरिक स्तर है और शरीर के बाहर का टेम्परेचर एक बाह्य स्तर है। यही डायग्राम है और यही डायग्राम को समझना है, ठीक है। देखो डायग्राम क्या मैं इसमें देख के बना रहा हूं, ठीक है। एनसीईआरटी ने तो स्लाइड लगानी पड़ेगी, दिक्कत हो जाएगी, है ना। थोड़ा सा हमारे टेक्निकल डिपार्टमेंट को भी दिक्कत हो जाती है, बोलते सर आप स्लाइड बहुत लगवाते हैं एनसीईआरटी की, है ना। तो हम बहुत जल्दी प्रयास कर रहे हैं बच्चे, आप लोग इसी तरह सपोर्ट करते रहे, हम बहुत जल्दी डिजिटल बोर्ड पर आ जाएंगे। डिजिटल बोर्ड हम बहुत जल्दी लाने वाले हैं, बस क्योंकि स्टूडियो में बहुत ज़्यादा पैसा खर्चा हो गया, इस वजह से डिजिटल बोर्ड हम लोग नहीं ले पाए, लेकिन हम बहुत जल्दी ले लेंगे, ठीक है। बस आप लोग सपोर्ट करते हैं, ठीक है। नीचे वाले को हम लोग बोलते हैं बाह्य स्तर। क्या बोला गया? बाह्य स्तर। बाह्य को बोला जाता है एक्सटर्नल लेवल,
ठीक है। ऊपर वाले को हमने बोला आंतरिक स्तर, आंतरिक स्तर, इंटरनल लेवल। ऊपर वाला है आंतरिक स्तर, नीचे वाला है बाह्य स्तर। इसमें इंक डाल दीजिए, इस वाले में। हाँ, ऊपर वाला हुआ आंतरिक स्तर, नीचे वाला हुआ बाह्य स्तर। हमने बताया कि ये देखो ऊपर वाला जा रहा है ना, ये है आंतरिक स्तर, ठीक है। ये देखो, ठीक है। यानी कि अगर ऊपर जाएगा तो आंतरिक स्तर पर परिवर्तन होगा, यदि नीचे जा रहा है तो वो बाह्य स्तर पर परिवर्तन हो रहा है। हम देख क्या रहे हैं, इतने पर इस जगह से एक सीधे रेखा जा रहा है, ये देखो जा रहा है। इस रेखा का मतलब क्या हुआ, मुझे सिंपल से एक बात समझा दो तुम लोग, बताओ इस रेखा का मतलब क्या हुआ, बता सकते हो? बताओ इस रेखा का मतलब क्या हुआ। कोई नहीं बता पाएगा, मैं बताता हूं। इस रेखा का मतलब यह हुआ कि जो इसका आंतरिक स्तर है वो क्या है, वो समान है। जैसे ये एक चचा हैं, इन चचा के शरीर का तापमान कितना है, 37 डिग्री सेल्सियस है, ठीक है ना। कितना टेम्परेचर है, 37 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर इनके शरीर का है। देखो ये कांस्टेंट है, 37 डिग्री ही बना रहेगा। नीचे क्या दिख रहा है कि वाह्य स्तर यहां पर कम है या ज्यादा 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 ज्यादा, मतलब इसका वाह्य स्तर बढ़ रहा है। गर्मी है तो गर्मी बढ़ती जा रही है, लेकिन इसके शरीर का टेम्परेचर 37 डिग्री ही बना है। ठंडी है तो ठंडी बढ़ती ही जा रही, लेकिन इसके शरीर का टेम्परेचर सिर्फ और सिर्फ 37 डिग्री ही बना, यानी कि इसका जो आंतरिक लेवल है ना वो कांस्टेंट है, ठीक है। तो जो इस कांस्टेंट, जो ऐसे जीव जिसका पर्यावरण पर जो टेम्परेचर है उसका प्रभाव ना पड़ते हुए वो जीव अपने शरीर को आंतरिक लेवल पर मजबूत कर लेते हैं, उनका आंतरिक लेवल एक कांस्टेंट रहता है, नियत रहता है, उनको बोलते हैं नियामक, ठीक है। उनको बोलते हैं नियामक, रेगुलेटर्स, ठीक है, उनको बोलते हैं नियामक। ये हो गया। अब एक प्रकार के जीव ऐसे होते हैं, जैसे जीव देखो, जैसे हमारे में एग्जांपल समझ लो। हमारा एग्जांपल क्या है, जैसे मछली का समझ लो। मछली जल में रहती है, मछली का अंदर का टेम्परेचर कितना है, शरीर के अंदर का, मछली की बॉडी का टेम्परेचर कितना है और उसके जल का टेम्परेचर कितना है। जब जल ज्यादा गर्म हो जाता है तो मछली नीचे चली जाती है ना, और जब जल ज्यादा ठंडा हो जाता है तो मछली ऊपर आ जाती है। ऐसा होता है, कुछ कुछ ऐसे ही होता है। इसलिए जैसे देखो ज्यादा ठंडी पड़ रही, हमने जैकेट पहन लिया। कुछ दिन पहले देख रहे थे, मैं टी शर्ट पहन के वीडियो बनाया करता था, शर्ट पहन के वीडियो बनाया करता था। आप लोग देखे ना, कुछ दिन पहले देखे ही होगे, शर्ट पहन के वीडियो बनाता था, लेकिन अब टी शर्ट पे आ गए, क्योंकि पता है भैया ठंडी है ना। तो हम लोग ऐसे जीव हैं जो अपने आंतरिक स्तर के साथ कोई भी खिलवाड़ नहीं करते हैं। फिर एक ऐसे जीव आते हैं कि यदि उनका बाह्य स्तर, यदि इनका वातावरण बढ़ता है तो उनके आंतरिक स्तर पर भी परिवर्तन आता रहता है। यदि उनका बाह्य स्तर घटता बढ़ता है, बाह्य स्तर बढ़ता है तो उनके आंतरिक स्तर पर भी परिवर्तन आता रहता है। वैसे जीव को बोलते हैं संरूपी। ये भैया आपके एनसीईआरटी में दे रखा है, ठीक है। इसको बोलते कन्फॉर्मर्स। इसके मार्कर कहाँ गया फिर, हाँ, कन्फॉर्मर्स, कन्फॉर्मर्स, संरूपी। यानी कि ऐसे जीव होते हैं कि अगर बाह्य स्तर, वातावरण इनका बदलता है तो ये क्या करते हैं, इनका आंतरिक स्तर भी बदलता जाता है। जैसे आप लोगों ने भालू को सुना है, भालू पहले खाना इकट्ठा कर लेता है, जब बहुत ज्यादा बर्फ पड़ने लगती ना, बहुत ज्यादा बर्फ, तो घुस जाता है ना। अभी पढ़ेंगे हम लोग। अब देखिए, अब एक ऐसे जीव आते हैं जो बाह्य स्तर बढ़ने पर अपने आंतरिक स्तर को मैनेज करते हैं, लेकिन कुछ समय बाद वो उनका जो बाह्य स्तर बढ़ता रहता है, लेकिन आंतरिक स्तर अपने बॉडी को मेंटेन कर लेते हैं, अपने बॉडी को रेगुलेट कर लेते हैं। उनको बोलते हैं आंशिक नियामक। उनको क्या बोलते हैं बच्चे, आंशिक नियामक। एनसीईआरटी में एक एक चीजें मेंशन की गई हैं, एक एक चीजें दी गई हैं, अभी मैं पढ़ाऊंगा, ठीक है। आंशिक नियामक उनको बोलते हैं।
आंशिक नियामक यानी कि पार्शियल रेगुलेटर्स, है ना, क्या बोलते हैं, पार्शियल रेगुलेटर्स। ये हुए। तो बताओ ये जो चित्र है, ये चित्र आपका एनसीईआरटी में रखा है, एनसीईआरटी की बुक खोल करके देख लो, ठीक है। मैं कहीं और से पढ़ाता ही नहीं हूं, मैं सिर्फ और सिर्फ एनसीईआरटी पढ़ाता हूं, मैं सिर्फ और सिर्फ एनसीईआरटी को जानता हूं, मैं और किसी को भी नहीं जानता हूं, साफ से मैं कह रहा हूं, ठीक है, ठीक है। अब हमें पता है कि जो अजैविक कारकों के प्रति अनुक्रियाएं हैं, रिस्पॉन्स टू एबायोटिक फैक्टर्स, इनके प्रति 4 अनुक्रियाएं होती हैं। उनको मैं यहां लिख दूं, क्या यहां लिख दूं, आपको दिख रहा है, एलसीडी ऑन कर एक बार दिखाएं। हाँ, पहला है आपका नियमन करना, पहला है नियमन करना। दूसरा क्या है, दूसरा है संरूपण करना, ठीक है, आई होप आप लोगों को दिख रहा होगा। दूसरा है संरूपण करना। तीसरा है हमारा प्रवास करना, ये सभी जीव होते हैं, ठीक है। और चौथा है हमारा निलंबित करना, ठीक है। इसको देखो इंग्लिश से भी लिख देता हूं एक अलग उसमें से, ठीक है। नियामक करना को बोलते हैं रेगुलेट, है ना, ये हुआ हमारा रेगुलेट। फिर हुआ ये हुआ कन्फर्म, माइग्रेट, सस्पेंड करना, ठीक है। नियमन करना, है ना, नियमन करना, फिर संरूपण करना, प्रवास करना, निलंबित करना। यानी कि कुछ ऐसे जीव होते नियमन करना, जैसे कि देखो सपोज दैट मैं बायोलॉजी यहां पे पढ़ा रहा हूं, मेरे जगह पर बायोमन के जो टॉप टीचर्स हैं, ठीक है, जो भी आपको हिंदी पढ़ा रहे हैं, सोशल साइंस पढ़ा रहे हैं, और भी जो टीचर्स हैं, वो आके बायोलॉजी पढ़ाने लग जाए, तो मेरे कुछ बच्चे क्या बोलेंगे, कुछ बच्चे जो पढ़ने वाले, जो मतलब अच्छे बच्चे होंगे, वो बोलेंगे कि चलो ठीक है यार, इन्हीं से पढ़ लेते, क्या दिक्कत है, बायो अमन नहीं आ रहे हैं, अमन सर नहीं आ रहे, तो क्या दिक्कत है, कोई बात नहीं, हम इन्हीं से पढ़ ले रहे हैं। तो वो होता है नियमन करना। कुछ बच्चे होते हैं संरूपण करना, है ना, हम नहीं पढ़ेंगे इनसे, हाँ बायो अमन सर को बुलाइए, बुलाइए उन्हीं को बुलाइए, कुछ दिन बाद वो ठंडा आ जाते हैं, ये देखो, वो बोलेंगे चलो ठीक है, पढ़ा रहा है, पढ़ ही लेना, इंटर ही तो पास करना है, वो गए संरूपण करना। अब कुछ बच्चे प्रवास कर जाते हैं, प्रवास का मतलब जीव है ये, समझ, एग्जाम्पल दे रहा हूं, कुछ जीव प्रवास, कुछ बच्चे प्रवास कर जाते हैं, बायो अमन नहीं तो हम नहीं, साफ से बोल देते हैं कि यदि बायो अमन नहीं आ रहे पढ़ाने तो हम नहीं आ रहे पढ़ने, वो हो गए प्रवास करना। और कुछ होते हैं निलंबित करना, वो प्रवास करके कहीं और चले जाते हैं, पढ़ते रहते हैं, पढ़ाई नहीं छोड़ते। और कुछ बच्चे होते हैं निलंबित कर देते, बायो अमन नहीं पढ़ाएंगे तो हम नहीं पढ़ेंगे, यदि बायोलॉजी के लिए अमन सर नहीं आ रहे तो हम पढ़ेंगे ही नहीं, खत्म, खेल खत्म यहीं से, ठीक है। तो देखो जो नियमन होता है, इनमें ताप नियमन होता है और परासरणी नियमन होता है। तो इसको मिटा दूं मैं, इसको मेन समझना था। देखो क्या समझे यहाँ पे, जो इनका आंतरिक स्तर है ना, इनकी जो बॉडी है ना, बॉडी को इन्होंने, बॉडी का टेम्परेचर यदि 37 है, तो देखो यहां भी 37 है, यहां भी 37 है, लेकिन बाह्य टेम्परेचर बदल रहा है। आप लोग एग्जांपल समझ चुके, जैसे फिलहाल अभी बहुत ठंडी है, तो क्या बाहर बहुत ठंडी है तो क्या मेरे बॉडी का टेम्परेचर और ठंडा हो गया, 10 डिग्री हो गया क्या, ऐसे नहीं हुआ ना। तो ऐसे जीव को बोलते हैं नियामक। ये डायग्राम बहुत इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, ठीक है। जो नियमन होता है, जो रेगुलेटर्स होते हैं, वो 2 प्रकार के होते हैं, एक होता है ताप नियमन, एक होता है परासरणी नियमन, ठीक है। इसको मिटा दूं मैं, चलो इसको आप लोग स्क्रीनशॉट ले लो, उसको मिटा दो, फिर हम लोग आगे देखते हैं, ठीक है। मिटाऊं, तो इन सभी चीजों को ना, एक एक चीजों को हमको पर्सनली फोकस करना है, एक एक चीजों को पढ़ के चलना है ना, ऐसा नहीं है कि हम सभी चीजों को छोड़ते हुए चलेंगे। कब आएगा डिजिटल बोर्ड, कब मैं तुम्हें पढ़ाऊंगा डिजिटल बोर्ड में, बड़ा गाना गा रहा हूँ। देखो जो नियमन होता है, नियमन क्या होता है, नियमन में होता है जीव समस्थानिक कार्यकी संसाधनों द्वारा बनाए रहते हैं, ठीक है, हीमोस्टेसिस बोलते हैं। इसमें ताप नियमन होता है, परासरणी नियमन होता है,
ठीक है, इसमें क्या होता है, इसमें ताप नियमन होता है, फिर परासरणी नियमन होता है। इंक डल गई। जो ताप नियमन होता है, एक सेकंड, जो ताप नियमन होता है वो कुछ कशेरुकी में होता है, जैसे मछली हो गए, पक्षी हो गए, है ना। क्या हुआ, चलो इसको हम वो करते हैं, क्या बोलते हैं, एनसीईआरटी स्लाइड अप करिए। एक सेकंड, मार्कर में थोड़ा सा इंक डाल लेते हैं, फिर आपको एनसीईआरटी की पूरी एक एनसीईआरटी स्लाइड लेकर के पढ़ा देते हैं, फुर्सत करें आपको, है ना। एनसीईआरटी पर ज्यादा भरोसा है, भरोसा नहीं, एनसीईआरटी पढ़ना ही चाहिए हमें, ठीक है। क्योंकि देखो जो हमारे क्वेश्चन बन रहे हैं ना, साफ से मैं कह रहा हूं क्वेश्चन हमारे एनसीईआरटी से ही बनेंगे बच्चे, और कहीं से क्वेश्चन बनने का कोई सवाल ही नहीं है। क्वेश्चन हमारे एनसीईआरटी से ही बन रहे हैं, कि कहूँ और से क्वेश्चन बन जाए, ऐसा हो ही नहीं सकता। तो देखिए, ऑन करें, एनसीईआरटी स्लाइड दिखाएं, खोलिए। देखिए पहली स्लाइड दिखाना है, ये नियमन करना करके है, ठीक है, हाँ ओके, चलिए। तो ठीक है, तो एनसीईआरटी स्लाइड है नियमन करना, क्या है, नियमन करना। तो नियमन करने के लिए एनसीईआरटी क्या लिखता है आपका, ये देखते हैं, है ना। हम तो इसे ना पढ़ा दे कि जो हम बताए दे वो ही हो जाए, नहीं, पढ़ ले। एनसीईआरटी क्या लिखता है, सबसे पहले लिखता है कि कुछ जीव समस्थानिक कार्यकी साधनों द्वारा बनाए रखते हैं। समस्थानिक कार्यकी का क्या मतलब होता है, तो आपको बता दें कि समस्थानिक कार्यकी लिखा हुआ है कि कभी कभी व्यवहार भी, ठीक है। जो कुछ जीव होते हैं वो कभी कभी जो व्यवहारिक होते हैं, व्यवहार के बाहर का व्यवहार मैनेज करके, समस्थानिक कार्यकी क्या बोले, जैसे बाहर का व्यवहार है ना, उसी के अनुसार वो रेगुलेट होते रहते हैं, ठीक है। फिर आगे लिखता है कि जिससे शरीर का तापमान, परासरणी सांद्रण आदि स्थिर रहता है। नियामक ऐसे जीव होते हैं जो बाहर के व्यवहार से ना अपने आप को कांस्टेंट रखते, अपने आप को बदलते नहीं है। उनका क्या करता है, उनका शरीर का जो तापमान रहता है, और लिख रखा है शरीर का तापमान और परासरणी सांद्रण स्थिर होता है, स्थिर होता है, ठीक है। फिर आगे लिख रखा है कि सभी पक्षी और स्तनधारी और बहुत थोड़े से कशेरुकी और कुछ अकशेरुकी जातियां वास्तव में ऐसा नियमन, ताप नियमन और परासरण नियमन को बनाए रखते हैं, ठीक है। यानी कि कुछ कशेरुकी, कुछ जीव, कुछ जातियां ताप नियमन, परासरण नियम को बनाए रखती हैं। फिर आगे है बनाए रखने में सक्षम है। फिर आगे है विकासवादी जीव वैज्ञानिकों का विश्वास है कि स्तनधारी की सफलता इसी कारण से है कि वे शरीर का तापमान स्थिर बनाए रखने में सक्षम हैं। एनसीईआरटी की ये स्लाइड समझना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। क्या बोलता है कि स्तनधारियों की सफलता का क्या कारण है, वो हर जगह जी लेते हैं। रेगिस्तान में, डेजर्ट में छोड़ दो उधर भी जी लेंगे, अंटार्कटिका में छोड़ दो वहां भी जी लेंगे, कम टेम्परेचर है वहां भी जी लेंगे। इनकी सफलता का कारण एनसीईआरटी भी लिख रखा है कि वे शरीर का तापमान स्थिर बनाए रखने में सक्षम हैं। जो नियमन करना, जो नियामक होते हैं, ठीक है, वो क्या करते हैं, शरीर का तापमान बनाए रखने के लिए सक्षम है। चाहे वो अंटार्कटिका में रहे, बहुत ठंडी जगह पे, चाहे वो सहारा के रेगिस्तान में रहे, वहां पर भी वो जी लेते हैं, वहां पर भी वो अपने जीवन को ना आगे बढ़ा लेते हैं, क्योंकि उनके शरीर का तापमान 37 का 37 रहेगा, है ना। बताए ना भी बाह्य टेम्परेचर, आंतरिक टेम्परेचर, वही इंपॉर्टेंट है, मेन खेल उसी का है, ठीक है। ये तो सब पढ़ने का काम है। फिर सेकंड में लिख रखा है नीचे कि अधिकतर स्तनधारियों द्वारा अपने शरीर के तापमान को नियमित करने के लिए जो क्रियाविधि अपनाई जाती है, वैसी जैसे कि मानव अपनाते हैं। हमारा शरीर जैसी क्रियाविधि मानव अपनाता है अपने लिए, वैसे सारे जीवधारी अपनाते हैं, ठीक है। जैसे कि हम शरीर जो हो रहा है, हमारे शरीर का तापमान 37 डिग्री स्थिर रखते हैं। यानी कि जो हम लोग होते हैं वो अपने शरीर के तापमान को 37 डिग्री पर स्थिर रखते हैं। ग्रीष्म ऋतु में जब बाहर का तापमान हमारे शारीरिक तापमान से अधिक होता है,
है ना। जब बाहर का तापमान हमारे शरीर के तापमान से अधिक होता है, यानी कि बाहर बहुत ज्यादा गर्मी होती है, तो उस अंदर की गर्मी को बाहर निकालने के लिए क्या करता है शरीर, पसीना निकालता है। देखो लिख रखा है, तब हमें बेहद पसीना आता है। बाहर का टेम्परेचर गर्म है तो बेहद पसीना आता है, ठीक है, ताकि हमारा टेम्परेचर 37 डिग्री रेगुलेट रहे, कंफर्म रहे, ठीक है। पसीना आता है, गर्मी के फलस्वरूप पसीना के वाष्प बनकर उड़ने से होने वाला शीतलन वैसा ही है जैसा कि डेजर्ट कूलर चलाने पर शरीर का तापमान कम हो जाता है। जैसे कि कूलर चला देने पर, कूलर के सामने बैठते, जब बाहर बहुत गर्मी रहती है तो हम लोग क्या करते हैं, एसी में बैठते हैं। आज बाहर ठंडी है तो हम लोगों ने हीटर को रखा है, यदि गर्मी होगी तो हमने एसी को लगा रखा है। हमको गर्मी लगेगी तो हम एसी चला लेंगे, यानी कि हमने शरीर का टेम्परेचर 37 डिग्री कांस्टेंट रखते हैं, रखा होता है वो, ठीक है। नहीं लगेगी तो पसीना आएगा, इसलिए भैया एसी में बैठ जाओ चुपचाप, है ना। ठंडी लग रही हीटर ताप ले, ब्लोअर चलाए ले, है ना। चलाना नहीं, बड़ा बहुत बिल आता है ना। आगे देखो क्या लिख रखा है, शीत ऋतु जब पर्यावरणीय तापमान 37 डिग्री से बहुत कम होता है। जब पर्यावरण का तापमान 37 डिग्री से बहुत कम होता है तो हम क्या करते हैं बच्चे, हम कांपने लगते हैं। अब भैया तुम भी कांपते, हम भी कांपते, दोनों लोग कांपने लगते हैं, तो कांपने लगते हैं, ठीक है। क्या लिख रखा है, कांपने लगते हैं जो एक प्रकार का व्यायाम है जिसमें से ऊष्मा पैदा होती है। जो आपसे कांपते किट 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 ऐसे करते हैं तो एक प्रकार का व्यायाम होता है जिसमें ऊष्मा, एनर्जी पैदा होती है, ठीक है, एनर्जी पैदा होती है और शरीर का तापमान उसके कारण से बढ़ जाता है। लेकिन पौधों में आंतरिक तापमान को स्थिर बनाए रखने के लिए कोई ऐसी क्रियाविधि नहीं होती है। जो पौधे होते हैं, पौधे को आंतरिक तापमान बनाए रखने के लिए कोई ऐसी क्रियाविधि नहीं होती। पौधे कांपने लगे ऐसे ऐसे, पता लगे वो टूट के गिरा है, रात में पौधा ऐसे ऐसे कांपे और उसमें आम वाम लगे तो रात में सब गिर जाए, अमोए कच्चे बच्चे सब, और तुम लोग जाओ सब बिल्ला हो आम को, है ना। पहले बचपन में रहते थे ना, आम बहुत तोड़ने जाया करते गाँव की तरफ, तो उधर का माहौल ही अलग होता है, सारी चीजें, है ना। फिर आता है ख नंबर आता है संरूपण रखना। संरूपण रखना क्या होता है बच्चे, देखो सबसे पहले अब जितना समझ गए ना, इससे पहले मैं आपको बता दूं कि मेरे सभी बच्चे, हमारा जो दूसरा चैनल है बायो अमन मोटिवेशन, आप लोग उस चैनल पर जा करके बच्चे मोटिवेशनल वीडियोस को जरूर से जरूर वॉच करें, जरूर देखें बच्चे, ठीक है। क्योंकि वहां पर मैं बहुत ढेर सारे मोटिवेशनल और इंस्पिरेशनल वीडियोस को लेकर के आता हूं, आप लोग जरूर मोटिवेशनल वीडियोस को देखें। संरूपण रखने में क्या होता है कि प्राणियों की बहुत बड़ी संख्या, लगभग 90% और लगभग सभी पौधे स्थिर आंतरिक पर्यावरण नहीं बनाए रख सकते हैं। सभी पौधे होते हैं वो स्थिर आंतरिक पर्यावरण नहीं बनाए रख सकते हैं, यानी कि उनके अंदर का तापमान ना नहीं वो रेगुलेट कर सकते अपने मन से, ठीक है। उनके शरीर का तापमान परिवेशी तापमान के अनुसार से बदलता रहता है। जो जल के प्राणी होते हैं, जो पौधे होते हैं, उनके जो शरीर का तापमान होता है ना, वो बाहर के तापमान के अनुसार बदलता रहता है। जलीय प्राणियों में, ठीक है, नेक्स्ट स्लाइड, ठीक है, हाँ, नियमन करना, हाँ देखिए, जलीय प्राणियों में शरीर के तरल की परासरणीय सांद्रता परिवेशी जल की परासरणीय सांद्रता के अनुसार बदलती रहती है, ठीक है। जो जलीय जीव रहते हैं उनके परासरणीय सांद्रता के अनुसार उनकी जो तापमान होता है वो बदलता रहता है। ये प्राणी और पादप संरूपी कहलाते हैं। ये क्या कहलाते हैं, प्राणी और पादप संरूपी लिख रखे हैं एनसीईआरटी, प्राणी और पादप कन्फॉर्मस कहलाते हैं, ठीक है, बताया था ना, कन्फॉर्मस कहलाते हैं, ठीक है। चलिए नीचे इसमें लिख रखा है, आप लोग अब इसे पढ़िएगा अपने मन से, इसमें कोई ज्यादा कुछ समझाने वाली बात नहीं है। इसमें यही बोलता है कि जब ठंड लगती है तो ये अपना शरीर ठंडा कर लेते हैं, मिले भैया, जब ज्यादा गर्मी लगी तो अपना शरीर गर्म कर लेते हैं, है ना। देखो लिख रखा है नीचे, ऐसी स्थिति में उन्हें उपापचय द्वारा शरीर की कम ऊष्मा पैदा करने के लिए काफी ऊर्जा खर्च करनी पड़ेगी। यह मुख्य कारण है कि बहुत छोटे प्राणी बिरले ही ध्रुवीय क्षेत्रों में पाए जाते हैं। विकास क्रम के दौरान स्थिर आंतरिक पर्यावरण बनाए रखने की लागत और लाभ का विचार किया गया है। कुछ जातियों में नियमन करने की क्षमता विकसित कर ली है, ठीक है। जो कुछ जाति हैं वो नियमन करने की क्षमता विकसित कर ली, यानी हम नहीं बदलेंगे, हम ढीठ का ढीठ रहेंगे, तो टेम्परेचर कितना बदले, ठीक है। एनसीईआरटी कुछ जातियों में, ठीक, कंफर्म नहीं कह रहा, कुछ जातियों में, कहाँ है,
नियमन करने की क्षमता भी विकसित कर ली है। ठीक है, यदि पर्यावरण परास ज्यादा हो तो केवल संरूपण कहते हैं। अगर, अब इसको आप लोग देख लीजिएगा, ठीक है, संरूपण में बस यही है कि जो बाहर का टेम्परेचर उसके अनुसार वो लोग अपने आप को बदलते रहते हैं। ठीक है, चलिए अब आपकी थर्ड स्लाइड आएगी प्रवास करना। थर्ड स्लाइड प्रवास करना है ना, प्रवास करना, माइग्रेट कर देना, यानी कि हम पढ़ेंगे ही नहीं, बताया था ना, हम पढ़ेंगे ही नहीं। प्रवास करना में क्या है देख लो कि जीव दबावपूर्ण आवास से अस्थायी रूप से अधिक अनुकूल क्षेत्र में चला जाए और जब दबाव भरी अवधि बीत जाए तो वापस लौट आए। यानी कि जैसे यहां का पर्यावरण अभी खराब है तो यहां से भाग जाए, और जब यहां का पर्यावरण अच्छा हो जाए तो फिर यहां से आ जाए। जैसे मैं हूं, यहां का स्टूडियो अच्छा है, पैसा देखा अच्छा लगा, एसी वेसी लगी है, ठीक है, यहां मैं आ गया। अब इससे कोई अच्छा स्टूडियो मुझे मिल गया, वहां एक कमरे में 4 एसी लगी है, तो मैं यहां से भाग गया, वहां चला गया। जब इस कमरे में 6 एसी लग गई तो फिर मैं यहां आ गया। तो कुछ ऐसे जीव होते हैं जो, जैसे आप लोगों ने सुना है संगम तट पर साइबेरियन के बारे में, जो हमारा चैनल है बायोमन ब्लॉग्स, उस ब्लॉग्स पर हम एक दिन संगम के तट पर गए थे। ठीक है, तो वहाँ पर हमने बहुत कुछ इंटरेस्टिंग से टॉपिक्स को लेकर के बात किया और उसको हमने शेयर किया था। बायोमन ब्लॉग्स एक चैनल है उसमें। ठीक है, संगम तट पर क्या था, वहाँ पे साइबेरियन पक्षी आते हैं। जब वहाँ पे उनका टेम्परेचर बहुत उनके शरीर के अनुसार नहीं रहता तो वहाँ चले जाते हैं, जब वहाँ हो जाता है तो फिर चले जाते हैं। ठीक है, वही लिख रखा है कि जीव दबावपूर्ण आवास से अस्थायी रूप से अधिक अनुकूल क्षेत्र में चला जाए और जब दबाव भरी अवधि बीत जाए तो वो वापस लौट आए। ठीक है, मानव सादृश्य, क्या लिख रखा है, मानव सादृश्य में यह नीति ऐसी है जैसी गर्मी की अवधि में व्यक्ति दिल्ली से शिमला चला जाए। मनुष्यों में कि जैसे गर्मी में जो व्यक्ति दिल्ली में रहता है वो शिमला भाग जाए, गर्मियों के दिनों में जो व्यक्ति दिल्ली में है वो कहाँ भाग जाए चाचा, वो शिमला भाग जाए। और देखो, ठीक है, अनेक प्राणी विशेषता पक्षी शीत ऋतु के दौरान लंबी दूरी का प्रवास करके अधिक अतिथि अनुकूल क्षेत्रों में चले जाते हैं। जो प्रवास करते हैं वो पक्षी अधिकतर होते हैं कि जहां पर उनका जो तापमान नहीं मैनेज होता तो वो छोड़कर चले जाते हैं अतिथि क्षेत्र में। ठीक है, जहां पे उनका टेम्परेचर अच्छा रहता है, जहां पर वो सरवाइव कर सकते हैं, वहां चले जाते हैं। प्रत्येक शीतकाल में राजस्थान स्थित प्रसिद्ध केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान भरतपुर, देख लेना कि जो शीतकाल होता है, शीतकाल में क्या होता है कि राजस्थान में स्थित केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान भरतपुर साइबेरिया और अन्य अत्यधिक ठंडे उत्तरी क्षेत्रों से आने वाले प्रवासी पक्षियों को अतिथि के रूप में स्वागत करता है। कौन? केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान भरतपुर। केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान भरतपुर, जब साइबेरिया और अन्य पक्षी वहां का टेम्परेचर नहीं सह पाते, अपने जहां पे रहते हैं, तो वहां से वो आ जाते हैं केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान भरतपुर में। ठीक है, ये हुआ आपका प्रवास करना। जैसे दिल्ली के व्यक्ति है, उसे बहुत गर्मी लग रही है तो वो गर्मी से बच जाए, सीधे शिमला चला जाए। ठंडी जब दिल्ली में ठंडी आ जाए फिर वहां से उठ आ जाए, ऐसे होता है। फिर आता है सेकंड, निलंबित करना। निलंबित करना क्या है, देखिए टिक लगा हुआ है कि कुछ जीवाणु, कवकों और अन्य और निम्न पादपों, ठीक है, कुछ जीवाणु, कवकों और निम्न पादपों में विभिन्न प्रकार के मोटी भित्त वाले बीजाणु बन जाते हैं। इनमें क्या होता है कि इनमें मोटी भित्त वाले बीजाणु बन जाते हैं, जिससे उन्हें प्रतिकूल परिस्थितियों में जीवित बचे रहने में सहायता मिलती है। जो निलंबित करना मतलब कि वो जीव अंदर घुसा रहता है, उसके बाहर एक मोटी भित्त वाला बीजाणु बन जाता है। जैसे देखो, ये एक छोटा सा जीव है लेकिन इसके बाहर एक मोटी भित्ति का बीजाणु है। ये इधर ही चुपचाप देख लेगा, खा लेगा, काम कर लेगा और ज्यादा नाटक नहीं करे, क्योंकि इसे पता है कि ज्यादा खुराफात किया तो मैं मारा जाऊंगा, है ना। ये होता है, मोटी भित्त वाला बीजाणु बन जाए, जिससे उन्हें केवल प्रतिकूल परिस्थितियों में ही जीवित बचे रहने में सहायता मिले। जो उनके लिए प्रतिकूल परिस्थितियां हैं उसी में बस वो जीवित रहने में उसको सहायता मिले। ठीक है, फिर आता है उपयुक्त पर्यावरण उपलब्ध होने पर ये अंकुरित हो जाते हैं। जब इनका पर्यावरण अच्छा हो जाता है, इन जीवाणुओं का, कवकों का और कुछ पादपों का,
ठीक है, जो पता है ना पादपों में माइक्रोस्पोर, जब इनका पर्यावरण अच्छा हो जाता है तो ये क्या करते हैं, जब इनका पर्यावरण उपलब्ध होने पर ये अंकुरित हो जाते हैं। उच्च पादपों में बीज और कुछ दूसरी वनस्पतिक जनन संरचनाएं उनके परिक्षेपण की सहायता करने के अतिरिक्त दबाव वाले समय से पार पाने के साधन के रूप में काम आते हैं। ठीक है, नमी और तापमान की अनुकूल परिस्थितियों में वे नए पादप के रूप में अंकुरित होते हैं। जब इन्हें पता है कि इस टाइम हम खराब हो जाएंगे, इस टाइम हम प्रकृति की घटनाओं को नहीं झेल पाएंगे, तो इनके बीच, इनके बाहर एक कवर बन जाता है, और जब ये नमी पा जाते हैं, जल पा जाते हैं, मिट्टी पा जाते हैं, तो ये अंकुरित हो जाते हैं। ठीक है, वे अपनी उपापचयी सक्रियता को कम कर और प्रस्तुति डोरमेंसी अवस्था में जाकर ऐसा करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट स्लाइड। वो क्या करते हैं, वे अपनी क्या करते हैं, वे अपनी जो माध्यम है, उस माध्यम में जीवित रहने की जो सक्रियता है, जो डोरमेंसी है, उसको वो कर लेते हैं। जब उनका टाइम आता है तब वो अंकुरित हो जाते हैं। ठीक है, फिर नीचे है, और प्राणियों में अगर जीव प्रवास नहीं कर सकता है, अगर जो जीव है वो प्रवास नहीं कर सकता, नहीं जा सकता है, अगर जीव प्रवास नहीं कर सकता है तो वो समय में पलायन करके दबाव से बच सकता है, तो समय में पलायन कर जाता है। ठीक है, थोड़ा दूर चला जाता, समय में पलायन करके चला जाता है। जैसे देखो, शीत ऋतु में भालुओं की निष्क्रियता, हाइबरनेशन। ठीक है, शीत ऋतु में क्या होते हैं, शीत ऋतु में जो भालू होते हैं वो नीचे चले जाते हैं, खाना वाना लेकर के अपना आराम से रहते हैं। और जब आराम से पड़े रहेंगे तो उनके शरीर वर्क भी नहीं करेगा, फंक्शन भी नहीं करेगा, थोड़ा सा खाने में उनको काम हो जाएगा। ठीक है, शीत ऋतु में भालुओं की निष्क्रियता में जाना तथा उस समय पलायन से बचाव करने का जाना पहचाना मामला है। ठीक है, उस समय से बचाव करने का जाना पहचाना मामला है। अगर पलायन करेगा, बहुत टाइम लगे, बहुत एनर्जी खर्चा होगी, इसलिए वो चुपचाप किसमें चला जाता है, शीत निष्क्रियता में चला जाता है, हाइबरनेशन में चला जाता है वो। ठीक है, वो भालू गया हाइबरनेशन में चला गया, चुपचाप आराम से सो रहा है, थोड़ा सा खा ले रहा है, फिर सो जा रहा है। ठीक है, फिर आगे, कुछ घेंगे और मछलियां, कुछ घेंगे होते हैं और मछलियां क्या करती हैं, ग्रीष्म ऋतु से संबंधित ताप तथा जल शुष्कन जैसी समस्याओं से बचने के लिए ग्रीष्म नियसिकता ऑस्टिवेशन में चली जाती हैं। घेंगा मछली जैसे ताप से बचने के लिए वो ग्रीष्म निष्क्रियता में चली जाती हैं, ऑस्टिवेशन में चली जाती हैं। ठीक है, फिर आता है प्रतिकूल परिस्थिति में क्या होता है, झीलें और तालाबों में प्राणी प्लवक क्या होते हैं, जूप्लैंक्टन। ठीक है, जूप्लैंक्टन जैसे जेलीफिश हो गया, नीचे लिख रखा है स्टारफिश, जेलीफिश। ठीक है, रोट्रिफर्स। ठीक है, प्राणी प्लवक जूप्लैंक्टन की अनेक जातियां उपराति डायपाज में आती है, जो निलंबित परिवर्धन की एक अवस्था होती है। ठीक है, ये हुआ हमारा निलंबन करना। ठीक है, तो आज का वीडियो काफ़ी लंबा हो रहा है, चिल्लाते चिल्लाते मेरा गला भी दर्द करने लगा। अब हम लोग इसके आगे जो होगा अनुकूलन है शायद, तो अनुकूलन को हम लोग पढ़ेंगे। ठीक है, तो सभी बच्चे नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट को जरूर करेंगे। आज का लेक्चर यहीं पर खत्म होता है। वीडियो को लाइक करके चैनल को आप लोग जरूर से जरूर सब्सक्राइब कर दो। विश यू ऑल द बेस्ट, थैंक यू।